तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पाट की परिपक्वता की पहचान एवं कटाई तकनीक पर जानकारी। धान की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट और उनकी रोकथाम। जूट, जिसे किसान पटसन या पाट के नाम से जानते हैं, हमारे राज्य के कोशी क्षेत्र में इसकी खेती बहुत से किसान भाई करते हैं और जिन किसान भाइयों ने समय से इसकी बुआई की थी उनकी फसल इस समय कटाई योग्य हो गई है। लेकिन इस फसल से अच्छा लाभ लेने के लिए कटाई से लेकर रेशा निकालने तक कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। तो किसान जूट की कटाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें जिससे कि इस फसल से अच्छा रेशा प्राप्त हो, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कृषि वैज्ञानिक हरि किशोर मंडल। किसान भाइयों, आपका जब इसके अच्छी गुणवत्ता युक्त पाट का रेशा प्राप्त करने के लिए 100 से 100 दिन का जो समय होता है, उस पाट की अगर समय से कटाई करते हैं तो अच्छे और गुणवत्ता युक्त रेशा प्राप्त करते हैं। जूट यानी पाट की फसल इस समय कटाई योग्य तैयार हो रही है। ऐसे में किसानों को इसकी परिपक्वता की सही पहचान होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जल्द और देर से कटाई करने पर रेशों की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो किसान भाई जूट की फसल में परिपक्वता की पहचान कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, आप ये देख लें कि आपकी पाट अगर समय देखते हैं तो 100 से 120 दिन का हो गया है तो आपका समझिए कि पाट परिपक्व हो गया, या देख रहे हैं कि पाट पर्याप्त मात्रा में मोटाई पर हो गया है, या उसका पत्ते पीले होने लगे हैं, या उस पर फूल आने लगे, तो आप समझिए कि आपका पाट जो है परिपक्व हो गया है। किसान भाइयों, इसके कटाई के लिए धारदार दबिया की आवश्यकता होती है। दबिया आप लेके कटाई जो करते हैं, हम तिरछी कटाई करते हैं ताकि इसका सरफेस जो होना चाहिए अधिक हो जाता है और माइक्रोबियल ऑर्गेन जो होता है इसमें अंदर में रेशा और संठी के बीच में तेजी से काम करता है, इसलिए इसकी तिरछी कटाई करें। किसान भाइयों, कटाई के बाद फसल से अच्छी क्वालिटी का रेशा प्राप्त करने के लिए आप इसकी गलाई और रेशे निकालने के कार्य को करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, आइए जानते हैं। कटाई करने के उपरांत आप जो कहीं ऊंची स्थान पे इसको एक जगह एकत्रित करें। एक जगह एकत्रित करते समय यह ध्यान जरूर निश्चित रूप से रखें, एक तरफ से बोझा को रखते जाएं और यह भी ध्यान रखें कि कटाई के समय ही ढैंचा का 2-3 पौधा इसमें निश्चित रूप से डालते जाएं और इसको 15 से 25 सेंटीमीटर का व्यास वाले बंडल बनाएं और बंडल को किसी ऊंचे स्थान पे रखें और ऊंचे स्थान पे एक तरफ से रखते जाएं। उसके बाद लास्ट वाले बोझे को उसके उल्टा गड़मुड़िया करके उलट के रख दें। 2-3 दिन के बाद 3 दिन के बाद
जब आपके पौधे से पत्ते झड़ने लगे वो एकदम साफ कर दें, क्योंकि पत्ते रहने से क्या होगा कि आप अगर देते हैं तो उसमें रेशे में दाग लग जाता है और अच्छे किस्म का रेशा प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सभी पत्ते को झाड़ के अच्छी तरह निकाल दें। किसान भाइयों, 2-3 दिन के बाद आप पाट का जड़ वाला भाग जो होता है वह मोटा होता है और समान रूप से सड़न नहीं हो पाती है। इसलिए यह ध्यान रखें कि जब आप सड़न के लिए ले जाते हैं तो बोझे को उठा के आप पानी के 1 से 1.5 फुट नीचे 2-3 दिन के लिए बोझा को पहले पानी में खड़ा कर दें। खड़ा करने पे 2-3 दिन के बाद उसकी जड़ में गलन हो जाती है, हल्की गलन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ऊपर वाले में नहीं होती है। आप फिर इसका जैक लगाएं। जैक लगाते हुए यह निश्चित रूप से ध्यान रखें कि उस जगह जैक लगाएं जो कि सबसे अच्छा जो रेशा प्राप्त करने के लिए है, जहां से धीमी गति से पानी का बहाव है उस जगह आप जैक लगाएं। जैक लगाते समय यह ध्यान निश्चित रूप से रखें कि जब एक पे एक जैक लगाते जाते हैं तो वह निचली सतह तालाब के नीचे या पानी का जहां बहाव है जड़ में पेंदी में नहीं सटना चाहिए। और ऊपर में आप ढकने का जो काम करेंगे तो उसके लिए किसी पत्थर टी भी डालते हैं तो उसको बोरी में रख के मिट्टी को अच्छी तरह से उसको तोप दें। आपका सड़न प्रक्रिया 20 से 25 दिन में पूरा होगा। यह भी ध्यान रखें कि बीच बीच में आप बोझे को ऊपर नीचे उलट पलट करते रहें ताकि आपके पाट में समान रूप से सड़न हो। किसान भाइयों, उसके बाद आप एकल रीढ़ विधि से इसकी एक पाट के रेशे को अच्छी तरह आप छुड़ा लें। छुड़ाने के उपरांत अच्छी तरह साफ पानी में इसको डेंगा के साफ कर लें पाट को। पाट को साफ करने के उपरांत आप बांस बल्ली जहां लगी है वो उस पे अच्छी तरह से धूप में सुखा लें। सुखाने के उपरांत आप 2.5 से 3 किलो का एक बंडल बनाकर रख लें। इससे आपका अच्छे किस्म का अच्छे गुणवत्ता युक्त रेशा प्राप्त होगा, जिससे आपको अधिक आय प्राप्त होगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की तरफ। किसान भाइयों, यूं तो धान खरीफ की मुख्य फसल है जिसकी खेती अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इस फसल की खेती का रकबा जितना बड़ा है उतने ही हानिकारक कीटों का प्रकोप इस फसल पर होता है। इन हानिकारक कीटों में भी कुछ कीट ऐसे हैं जो कि धान की फसल को काफी हानि पहुंचाते हैं। तो ये कौन कौन से कीट हैं और इनकी रोकथाम किस तरह से की जाए, आइए जानते हैं बिहार कृषि महाविद्यालय साबौर जिला भागलपुर की कीट वैज्ञानिक डॉक्टर S.N. राय से। धान की हम खेती देख रहे हैं कि चल रहा है, तो इस समय हमारे किसान बंधुओं को चाहिए कि अभी तना छेदक का प्रकोप ज़्यादा होगा, इसलिए कि वो तना को ही छेद कर देता है। यह कीट उजले रंग का कीट है। तना छेदक कीट। इस कीट को धड़ छेदक एवं व्हाइट ईयर या सफेद बाली कीट के नाम से भी जाना जाता है। यह कीट पौधों के संपूर्ण बढ़वार अवधि में नुकसान पहुंचाता है, परंतु मुख्य रूप से पौधशाला एवं कल्ले निकलने की अवस्था में ये कीट ज्यादा नुकसान करते हैं। ये
मादा जो है गुच्छे में अंडा देती है और फिर उसे अंडा से बच्चा होता है। बच्चा जो है पुनः स्टेम में चला जाता है, वहीं छेद कर खाता है, जिसे हम गब्भा को सूख जाता है और या टोटल बाल ही सूख जाता है। इसके निदान के लिए हम लोग देखते हैं कि 1 या 2 इंसेक्ट जो है 1 स्क्वायर मीटर में या 1 पैच अंडा का दिखाई पड़े तभी हम लोगों को दवा का छिड़काव करना चाहिए। उसमें मोनोक्रोटोफॉस 1 ml 1 लीटर पानी में की दर से छिड़काव करें तो उसे निदान हम पा सकते हैं। पत्ती लपेटक कीट या पत्ती मोड़क कीट। धान के खेत में यह कीट बहुत अधिक संख्या में देखा जाता है। इस कीट से ग्रसित फसल को दूर से देखने पर फसल सफेद चूने से पुताई किया हुआ सा दिखाई पड़े तो स्पष्ट होता है कि खेत में पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके वयस्क मादा पतंगा पीले हरे से भूरे रंग तथा पंखों पर एक धारी बनी हुई दिखाई देती है। यह कीट पत्तियों पर एक एक करके तकरीबन 300 अंडे देती है। अंडे हल्के पीले रंग के होते हैं। 4 से 7 दिन में निकले अंडे से सूड़ी पत्ती के दोनों किनारों को पकड़कर मोड़ देती है और अंदर रहकर पत्तियों के हरितमा को खाती रहती है, जिसके कारण पत्तियां सफेद झिल्लीदार मुड़ी हुई हालत में ही सूख जाती हैं। उसके निदान के लिए हम लोगों को चाहिए कि यदि पानी हो तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दें, खेत में डाल दें और रस्सी चला दें। हो सके तो रस्सी को भी मिट्टी के तेल में भिगो दें और एक जगह से दूसरे जगह रस्सी को चलाते जाएंगे, कीट जो है अंदर गिर जाएगा और उसी में जो है मर जाएगा। हॉपर्स, ब्राउन प्लांट हॉपर्स, यह भी बहुत खतरनाक कीट है। यह जब अधिक घना या अधिक यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय यह कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। यह कीट पानी के जस्ट ऊपर तना में ही भूरे रंग का कीट होता है, छोटा छोटा कीट होता है। इसलिए इसके निदान के लिए हम लोगों को केमिकल दवा का इस्तेमाल, यदि दिखाई पड़े तो केमिकल दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। पहला करना चाहिए कि यदि पैच में है तो पैच को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसमें मोनोक्रोटोफॉस 1 ml 1 लीटर पानी में या इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में की दर से आप 1 या 2 बार छिड़काव करें तो उसका कीट का विनाश हो सकता है। ये हम लोगों को चाहिए कि ये मास स्केल पर उसका निदान करें। धान का गंधी बग कीट। धान की फसल में फूल लगने के समय या उसके बाद दाना बनने के समय इस कीट का प्रकोप हो जाता है। इसकी वयस्क हल्की पीलापन लिए होती है। इनका जीवन चक्र 15 से 20 दिन का होता है। शिशु और प्रौढ़ दोनों ही धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी मादा कीट पीले हरे रंग की होती है। मादा कीट पत्तियों के मध्य सिरा के पास पुष्पन से लेकर बीज बनने की अवस्था तक की फसल के ऊपर दिखाई पड़ती है तथा बालियों पर लगे दानों को दुग्धा अवस्था में अंदर के भाग से रस चूसकर खोखला कर सुखा देती है। जब आगात फसलों है, धान के आगात फ्लावरिंग में इसका अटैक ज्यादा देखा गया है। पिछात में इसका कम ठंडा गिरने लगता है तो इसका अटैक जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अगर अक्टूबर या सितंबर में जिसकी फ्लावरिंग हो रही है उसको हम लोगों को चाहिए कि कोई भी धूल या पाउडर का इस्तेमाल करें, जो भी हो, इकालॉक्स या मलाथियन डस्ट या फोल्यूडॉल डस्ट 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव कर देंगे तो उसका हम निजात पा सकते हैं। भुरकाव करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि दुधिया अवस्था से पहले हो, इसलिए, और फ्लावरिंग के बाद हो, इसलिए कि वो मिल्की स्टेज में डैमेज करता है।
उसी समय हम लोग 1 या 2 भुरकाव करेंगे तो उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मई माह में ओल की फसल लगाई थी, वह अभी बंटवार की अवस्था पर है और इस समय फसल की बंटवार कई कारणों से बाधित होती है, जैसे खेत में जल जमाव, रोग और कीट व्याधियों की समस्या इत्यादि। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए किसानों को अभी से ही कुछ जरूरी कार्यों को करना होगा, तभी अपनी ओल की फसल से आगे चलकर अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो वो कौन कौन से जरूरी कार्य है, आइए जानते हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष नारायण से। ओल जो हमारे बिहार की एक बहुत ही प्रमुख नकदी फसल के रूप में जानी जाती है, इसका मध्य अवधि रखरखाव बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, अभी आपकी ओल की फसल बढ़वार की उचित अवस्था पर है और इसमें खरपतवारों का काफी प्रकोप होता है, तो आपको खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा तथा खरपतवार नियंत्रण के साथ ही इस पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना जरूरी है तथा इसके बाद उर्वरकों का भी प्रयोग करना चाहिए। ओल की खेती में जो 5 से 6 महीने की फसल जिनकी हो गई है, वो अगर चाहें, अगर उनके खेत में उनको लगता है कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं, प्रथम निकौनी के पश्चात इस खाद की आधी यूरिया के फॉर्म में हम नाइट्रोजन को दे देंगे। तो वो इस वक्त यूरिया की और पोटास की थोड़ी सी मात्रा इस वक्त अपने खेत में डाल सकते हैं। लगभग पोटास 30 ग्राम प्रति पौधा तथा यूरिया की 15 से 20 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से उसमें डाल के मिट्टी चढ़वा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि ओल में और किसी खाद किसी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं है, तो आप इसको जो है 210 से 240 दिन के उपरांत जो है इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ओल की फसल में तना गलन का भी आक्रमण उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां पर पानी का भराव अधिक होता है। ये एक मृदा जनित रोग है। इस रोग का लक्षण कालर भाग पर दिखाई पड़ता है तथा पौधा पीला पड़कर जमीन पर गिर जाता है। तो किसान भाइयों, इस रोग से निजात पाने के लिए आपको जल निकास की उचित व्यवस्था करनी होगी। अगर आपको कोई बीमारी इसमें महसूस होती है, इसमें मुख्यतः 3 बीमारियां ज़्यादातर बिहार में देखी गई हैं, जिसमें प्रथम पत्र लांछन रोग है, जिसमें पत्ते पे भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं जो बाद में काले रंग में बदल जाते हैं तथा पत्तियां पीली पड़ के सूख जाती हैं। कुल पैदावार में लगभग 50 से 60% की कमी देखी गई है। इससे बचाव करने के लिए अगर सबसे बढ़िया तो ये रहता है कि जब आप ओल की फसल जब लगाने जाते हैं तो बीज का उपचार उसी समय हो जाना चाहिए। लेकिन जो लोग बीज का उपचार नहीं करते हैं, वो इस समय अगर बचना चाहते हैं तो रिडोमिल एक दवा है जिसकी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करने से इससे बचाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रमुख रोग जो है तना गलन है। तना गलन जो है ये भी एक फफूंद से ग्रसित रोग है। इसमें क्या होता है कि पौधे का निचला हिस्सा जो कि पीला पड़ के और सफ़ेद रंग का सिकुड़ी हुई अवस्था होती है, जिससे कि पौधा थोड़े दिन बाद गिर जाता है और वो दोबारा वहाँ से दूसरा तना नहीं निकलता। ये एक बहुत ही विकट समस्या है। इससे ये खेत में अगर आप देखते हैं कि इस टाइप का कुछ रोग दिखाई पड़ रहा है तो है साफ जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के रेट से आप प्रति पौधा में लगभग 1 लीटर मात्रा उस पौधे के चारों तरफ जो है अच्छे से पौधे में डालेंगे, ताकि वो जो ग्रसित पौधा है उसको तो बचाव नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बाकी पौधे हैं वो आपको इससे बच जाएंगे। जो ग्रसित पौधा है उसको आप खेत से हटा दें तथा उसके आसपास के पौधों में अच्छी तरह से इस दवा का प्रयोग करने से आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ पौधों में मोज़ैक की समस्या है। जो मोज़ैक जो वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, इसमें क्या होता है कि पत्ते जो है सिकुड़ के पतले पतले पीले पीले
और एक गुझट्टे के रूप में, एक समूह के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये रोग विषाणु जनित है, इससे बचाव किया जा सकता है, जिसके लिए डाइमिथाइलेट एक दवा है जो कि कीटनाशी है। इसका 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उपयोग करके आप इससे बचाव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग जब ओल को खेत से निकालते हैं, मार्केट अच्छा अगर रहता है तो आप ओल को बेच सकते हैं लगभग 210 से 240 दिन के बीच में। अक्टूबर नवंबर इसका खुदाई का होता है। उस समय खुदाई करने के पश्चात आप ध्यान देंगे कि उसमें मिट्टी और जड़ जो है वो ना रहे, उसमें उसको धूप में 3 से 4 दिन सुखाने के बाद ही उसको मार्केट में ले जाके बेचें, ताकि उससे अच्छी आमदनी आपको मिल सके। जो किसान भाई बीज के रूप में अगले साल इसका उपयोग करना चाहते हैं, वो इसको अच्छी तरह से सुखा कर, जब आप जो इसमें आप किसी जहाँ भी इसको भंडारण करते हैं वहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो पूरी तरह से हवादार जगह हो, तथा एक के ऊपर एक ओल को नहीं रखना है, इसको फैला के रखना है ताकि कम से कम गलन की समस्या इसमें उत्पन्न हो। इन बातों का ध्यान रख के हमारे किसान भाई ओल से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है बिशुनपुर जिला वैशाली से हरेंद्र सिंह ने। आप मोती उत्पादन हेतु सीप के चयन और तालाब प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो हरेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, अब मैं मोती उत्पादन के लिए प्रबंधन की बात कर रहा हूँ। आपको जो भी सीप का चुनाव आप करेंगे तो उसका जो पीठ होता है उसकी चमक को आप ज़रूर देखें। वो जितना चमकीला होगा मोती उतना सुंदर आपको प्राप्त होगा। तो सीप के चयन में इस बात का ख्याल रखें कि उसके पिछले भाग का जो चमक है वही उसी सीप का चयन करें। दूसरी बात, 65 ग्राम का जो सिप होता है वो जुबा सिप होता है, उसी को आप उसी का ऑपरेशन करें। उससे ज़्यादा अगर बहुत बड़ा है तो उसकी आयु बढ़ गई है, इसलिए उसकी वो मोर्टलिटी बढ़ जाएगी, और जो छोटा है वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो दोनों में आपको कठिनाई होगी, इसलिए 65 ग्राम के सिप को आप चुनें। तीसरी बात, पानी में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। जैसा वातावरण मछली पालन के लिए होता है वैसा ही वातावरण आपके सीप पालन के लिए भी उपयोगी है। पानी कभी भी गर्म नहीं होना चाहिए। अगर पानी गर्म होगा तो सीप मरेगा। उसके बाद पानी हमेशा 4 से 5 फीट ही रखें, ताकि सप्ताह में एक बार जाके जिस सीप का आपने ऑपरेशन किया है उसकी देखभाल करें। अगर वो मर गया तो उसे निकाल ले, उसका डाई आप प्राप्त कर ले। अगर 9 महीने के बाद मरा है तो मोती प्राप्त कर लें। तो इस पर आप पूर्ण ध्यान दें। अगर आपका जल प्रदूषित हो गया है, जिस तरीके से मछलियों को परेशानी हो रही है, तो निश्चित रूप से उसमें चूना नमक का प्रयोग करके आप जल का प्रबंधन करें। जल में किसी भी प्रकार का नाले या किसी प्रदूषित जल का उसमें प्रवेश ना हो, क्योंकि आप मोती उत्पादन करेंगे। इससे मोती का जो कलर है वह भी प्रभावित, तो इसलिए उस उत्पादन पर उसके प्रबंधन पर आप पूर्ण ध्यान दें। अगर उसके बाद भी आप देखते हैं कि पानी में जीव हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट आप उसमें डालें, और पानी को थोड़ा चलाने के लिए बत्तख या और पानी बाहर से पंप सेट से देके उस पानी को चला दें, ताकि पानी में ऑक्सीजन की अगर कमी है तो वो भी दूर हो जाए। अगर किसान भाई इन सारी बातों को सही प्रबंधन आप करेंगे तो आपका सीप स्वस्थ होगा, सीप की मृत्यु दर कम होगी, और आप जैसे ही मृत्यु दर कम होगी वैसे ही उत्पादन लागत कम होगा, और स्वस्थ सीप अच्छा मोती आपको देगा। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी बढ़वार हेतु मिश्री कंद की फसल में जरूरी कार्य। दुधारू पशुओं में होने वाली बीमारियां और बचाव के उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p@annadatabihar@naw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।